आपका बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और पीसीएस मंथन का ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि हम यूट्यूब, टेलीग्राम और एप्लीकेशन, ये तीनों ही चीज़ें हैं। जैसा कि आपको पता है कि निकट भविष्य में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होना है, जो परीक्षा कैंसिल हुई थी वो होनी है, और उसे हम कहते हैं आरओ और एआरओ। उसके लिए पीसीएस मंथन के द्वारा हमारे पास में एक टेस्ट चलाया जा रहा है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे आप, एक बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। उस बैच का नाम है त्याग बैच। और उसी त्याग बैच में जो है, प्रतिदिन हम आपके लिए जो है 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आते हैं, जो कि 90 दिन तक आपकी कैसी चलेगी, अनवरत चलेगी। और उसी 90 दिन की श्रृंखला में आज हमारा डे नंबर कौन सा है? आज हमारा डे नंबर 56 है। जैसा कि आपको पता है कि हम आधुनिक भारत पर पहुंच चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 से पहले जो विद्रोह हुए, 1857 के बाद जो विद्रोह हुए, कुछ आदिवासी विद्रोह हैं, कुछ कृषक विद्रोह हैं, उन सभी विद्रोहों का एक समग्र अध्ययन 50 प्रश्नों में हम आपके लिए प्रो के लाए हैं। तो चलिए देखिए, अपने आप को चेक कीजिए, क्या स्थिति आपकी, कितने आप प्रिपेयर हैं कि एग्जाम अगर कल हो जाए। तैयारी मत करो, तैयार रहो। क्योंकि बेडन पॉविल जो थे ना स्काउट गाइड के, उन्होंने बोला था कि तैयारी करोगे तो तैयारी ही होती रह जाएगी, परंतु यदि आप क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। आज का पहला प्रश्न, चलिए बगैर किसी झोल झमेल के पहला प्रश्न देखते हैं। तो एक आंदोलन के बात में हो रही है, अहरार आंदोलन। ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन से परिचित हैं, और उसके बारे में भी क्या पूछा गया आपसे कि सत्य कौन सा है? अहरार आंदोलन क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा आप पढ़ सकते हैं। यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया। यह कट्टर हिंदुओं द्वारा साम्राज्यवाद विरोधी राजनीति के विरुद्ध शुरू किया गया। पारसी समुदाय द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए शुरू किया गया। या आदिवासियों द्वारा जो जंगल कानून बनाए गए थे, तो उनके विरोध में जो एक सशस्त्र विद्रोह था। यानी कि आपसे यहाँ से बात हो रही किसकी? सशस्त्र विद्रोह। तो आप बताइए कि ये इसमें से किस प्रकार का विद्रोह था? इसके संदर्भ में केवल एक ही बात सही है। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं, ये आदिवासी विद्रोह था? आदिवासी विद्रोह था? अरे नहीं था। यह क्या था? यह उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा, जिसे हकीम अजमल खान, ठीक, और मौलाना अहमद, इनके द्वारा ये बंगाल में प्रारंभ हुआ था, और 1906 के करीब ये आंदोलन था। चलिए व्याख्या में आते हैं हम आपको। हाँ, 20वीं शताब्दी के आरंभ में मौलाना मोहम्मद अली, यानी कि देखिए आप, दो नाम आपको यहाँ से याद रखना है। एक तो याद रखना है मोहम्मद अली, और एक रखना हकीम अजमल खान और मजरुल हक के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी अरहार आंदोलन की स्थापना हुई। शासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के पक्ष में क्या किया था? प्रचार किया था। तो ध्यान देना, इस आंदोलन की जो भूमि रहेगी वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े थे? गौर से देख लीजिए, कौन सा है? होम रूल लीग आंदोलन, इसकी बात हो रही है। बोले इनसे कौन कौन जुड़े हुए थे? लोकमान्य तिलक, आपको पता है कि होम रूल लीग आंदोलन जो प्रारंभ होता है वो कब होता है? 1916 में प्रारंभ होता है। लोकमान्य तिलक जुड़े हुए थे, ये कन्फर्म है। एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, ये भी बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन अब लाला हरदयाल और एस सुब्रमण्यम अय्यर और गोपाल कृष्ण गोखले, इनके संदर्भ में नहीं कहा जा सकता है। तो सबसे पहले देखो कि 1 और 3 किस किस में है। यानी इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले क्या इससे जुड़े थे, या जो है आप कहें तो एस सुब्रमण्यम अय्यर जो साउथ में है, तमिलनाडु में। क्योंकि एनी बेसंट ने अपने जो है इस आंदोलन का जो हेडक्वार्टर बनाया था वो अड्यार आश्रम, तमिलनाडु, मद्रास में। क्योंकि ये भारत में आई तो थी किसके लिए? ये आई थी थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रचार प्रसार के लिए। क्या कहते हैं आप, क्या होगा? क्या उपयुक्त सभी जुड़े हुए थे? नहीं जी, ऐसा नहीं है। इसमें से केवल जो होगा 1, 3 और 4, क्योंकि लाला हरदयाल जो है गदर आंदोलन से थे, और गोपाल कृष्ण गोखले का इससे संदर्भ नहीं था। तो आंसर क्या होगा आपका? 1, 3, 4 होगा। आइए क्यों होगा देख लीजिए। 1915-16 में 2 होम रूल लीग
लीगों की स्थापना हुई थी। कितने हुए थे जी? 2 हुए थे, यानी कि 2 होम लीगों की स्थापना हुई थी। इनमें से एक के नेता लोकमान्य तिलक जी थे, दूसरा भारतीय संस्कृति और दूसरा भारतीय संस्कृति और भारतीय जनता की अंग्रेज प्रशंसिका श्रीमती एनी वेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में था। लाला हरदयाल का संबंध किससे था? गदर आंदोलन से था। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था। ये आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है, इसको आपको याद रखना है कि जो होम रूल लीग आंदोलन था वो कहाँ कहाँ पे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर है हमारा 3। वो कह रहा है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल में हुआ। क्या ये बात सही है? मद्रास में क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वासुदेव बलवंत फड़के, किसकी बात आ रही है? वासुदेव बलवंत फड़के के रामोशी कृषक दल ने 1897 में किया। ठीक, यानी कि ये पूछ रहा है कि सही नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले आप देखो कि एक तो आपको क्या नजर पड़ रहा है? बंगाल। क्या प्रारंभिक गतिविधियां आंदोलन की बंगाल में थीं? देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग पढ़ लेते हैं क्या 1957 का रिवोल्ट, तो हमें ऐसा लगता है कि बैरकपुर में जो मंगल पांडे ने किया तो चिंगारी वहीं से भड़की। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान देना, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल में हुआ, ये बात गलत है, क्योंकि कहां से होगा? ये महाराष्ट्र से होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका, पहला जो है विकल्प, पहला स्टेटमेंट, जो पहला कथन है वो कैसा हो जाता है? वो गलत हो जाता है। दूसरा, मद्रास, ये मद्रास नहीं है, ये क्या है? महाराष्ट्र है, इसलिए दूसरा वाला भी गलत होता। आंसर हम जाएंगे कहां पर? 1 और 2 दोनों। ठीक, आइए व्याख्या की ओर चलते हैं। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वासुदेव बलवंत फड़के के कौन सा? रामोशी विद्रोह। तो इस विद्रोह को आपको याद रखना, ये कब है? 1879 में है। और कहां पे है ये? महाराष्ट्र में है। ठीक, और इसको याद रखना है। चाहो तो दोनों को नोट डाउन कर सकते हो। अगले प्रश्न के लिए हम फिर मिलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर, ध्यान देना, मुस्लिमों का एक पर्व होता है जिसे क्या कहते हैं? बकरीद, पर गौवध को निषिद्ध किया। और किसने किया? ये मुस्लिम लीग ने। तो कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उन की पॉइंट्स को आपको पकड़ना चाहिए कि भाई कहां से हम किस प्रकार की जो क्वेश्चन का जो है लिंक उठा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, 1919 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन, 1937 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, और इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं आप? तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना, 1937 का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। 1940 का होगा वो कहाँ होगा? लाहौर में होगा। 1919 का है वो कहाँ होगा? अमृतसर में। जिस प्रकार से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन किस स्थानों पर किए गए संपन्न, इसी प्रकार से कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण मुस्लिम लीग के अधिवेशन भी याद रखने हैं। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये पता चल सके कि किस महत्वपूर्ण घटना का आयोजन किस जो है सम्मेलन में हुआ। ठीक, तो कुल मिलाकर के देखते हैं अधिवेशन। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसका आंसर होगा ये अमृतसर। क्यों? 1919 में आ चुका था रॉलेट एक्ट, और हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के मुस्लिम लीग ने भी अपना समर्थन जाहिर किया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या हो रहा था? इस समय तैयार हो रहा था। ठीक, आइए व्याख्या में देखिए, नोट कर लीजिए आप सारा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट कानूनों के विरोध तथा खिलाफत और असहयोग आंदोलन, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये प्रारंभ होगा कब से? 1914 से प्रारंभ होता है। ठीक, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट कानूनों, दूसरा खिलाफत आंदोलन, और तीसरा असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी धारा और मजबूत हुई तथा हिंदू मुस्लिम एकता के नारे लगने लगे। मुस्लिम लीग ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि बकरीद के अवसर पर गौ हत्या या गौवध को निषिद्ध कर दिया था। ठीक,
बहुत अच्छे फैक्ट निकल के आ रहे हैं, कंटेंट निकल के आ रहे हैं आपके लिए कि यदि मेंस में कहीं गलती से क्वेश्चन आ गया कि असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो परिलक्षित होती है, तो आप कंटेंट कहाँ से लाओगे? कंटेंट आपको पीसीएस मंथन देगा, ठीक है, और एग्जाम एक्सप्रेस देगा। तो इस एक्सप्लेनेशन को जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। क्रांतिकारी षड्यंत्र हैं और उनसे संबंधित वर्ष हैं कि किस वर्ष में कौन सा हुआ। तो ध्यान देना, सबसे पहले होता है अलीपुर षड्यंत्र, उसके बाद होता है नासिक षड्यंत्र, उसके बाद होता है दिल्ली षड्यंत्र, उसके बाद होता है मेरठ षड्यंत्र। तो मेरठ षड्यंत्र सबसे लास्ट में है, यानी कि 1919। तो इसका क्या होगा? इसका 1 हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र 1912 में है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। आप देखते हो तो दिल्ली के बाद में बात आती है 1909 और 1908। तो 1908 में होता है अलीपुर षड्यंत्र, ये आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। यानी कि यदि हम बात करें तो बात होगी हमारी कौन सी, कि यानी कि सबसे लास्ट में, यानी डी का 4 होना चाहिए। तो डी का 4 आप देखते हैं इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। एलिमिनेशन मेथड अपनाया कीजिए। अलीपुर षड्यंत्र जो होता है वो कब होता है? सबसे पहले जो होता है वो कब होता है? 1908। तो ए का क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ए का 4 इसमें नहीं है, सॉरी, ए का 4 इसमें नहीं है। आइए तो कुल मिलाकर के देखते हैं। अलीपुर संयंत्र जो है वो 1908 है, नासिक संयंत्र 1909 है, दिल्ली संयंत्र जो है 1912 है, और मेरठ संयंत्र सबसे लास्ट में 1929 में होता है। यानी डी का 1 होना चाहिए। तो डी का 1 जो है वो कहाँ पे मिलेगा? हमें 1 पे मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये सही है। चलिए डेट को नोट कर लीजिए आप। ये रही इनकी डेट्स कि कब कब कौन कौन सा आंदोलन होता है, और षड्यंत्र, इसमें एक कानपुर षड्यंत्र भी शामिल होगा, लाहौर षड्यंत्र भी शामिल होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में, यानी बात चल रही है किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की। तो मोहम्मद अली जिन्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, आइए कथन कौन से हैं उन पे देख लो। मौलाना अबुल कलाम आजाद को मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, और बोला कौन से सही हैं। गौर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। अगर आ रहा है तो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आगे बढ़ जाइए, और अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और बताइए कि कौन से सही हैं। तो ध्यान देना, 1 2 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट कैसे होते हैं? करेक्ट होते हैं, क्योंकि द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो दिया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, और कांग्रेस का जो धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा था वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को बोला था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अलीपुर षड्यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात हो रही है? अलीपुर षड्यंत्र। और अभी अभी आपने डेट याद रखी है। अलीपुर षड्यंत्र जो है, अलीपुर षड्यंत्र के संदर्भ में बात हो रही है। तो अलीपुर षड्यंत्र आप देखते हैं वो कब हो रहा है? वो 1908 में हो रहा है। ठीक, असेंबलिंग चाहेगा, क्रोनोलॉजी का है। इस षड्यंत्र केस में वरिंद्र घोष और अरविंद घोष को अभियुक्त बनाए गए। अलीपुर षड्यंत्र केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए। और बोला कौन सी बात सही है? हमेशा की पॉइंट पे नजर रखिए। अब की पॉइंट आप देख लीजिए, तो की पॉइंट आपके क्या कह रहे हैं? तो बरिंद्र घोष और अरविंद घोष दोनों का वो संबंध जो है वो किससे है? वो अलीपुर षड्यंत्र से है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही बातें कैसी हैं? सही हैं। आंसर होगा आपका सी। आइए, इस षड्यंत्र में वरिंद्र घोष और अरविंद घोष अभियुक्त बनाए गए और नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बने थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पत्र या पत्रिकाओं का संबंध क्रांतिकारी गतिविधियों से है? ठीक, यानी जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, तो क्रांतिकारी अपनी सूचना देने के लिए या अपना लेख लिखने के लिए, सरकार का विरोध प्रकट करने के लिए समाचार पत्र, पत्रिका या फिर पुस्तकें लिखते थे। और ये साप्ताहिक होती थी, त्रैमासिक भी होती थी, दैनिक भी होती थी। ठीक, तो सबसे पहले देखें युगांतर जी थी। संध्या इसका संबंध था।
मुक्ति कौन पाथे, इसका संबंध था, बिल्कुल था। काल, इसका भी था, यानी आंसर होगा 1 2 3 4। हाँ आइए, बंगाल में संध्या, युगांतर और कहां पर, महाराष्ट्र में काल नामक पत्रिकाओं में क्रांतिकारियों के कार्यों के सही बताते हुए उनके समर्थन में अनेक लेख लिखे गए। युगांतर के प्रमुख लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे, ठीक, नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था। यानी कि आप देखते हो यहां पर आपके लिए निकल के आता है एक नया फैक्ट के युगांतर के कुछ प्रमुख लेखों का संग्रह, यानी युगांतर जो समाचार पत्र था उसके कुछ लेख थे, उनका एक कंपाइलेशन बनाया गया और उसमें क्या बोला गया था, भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को क्या दो, हथियार उपलब्ध करवाओ इनको, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मित्र मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें, विचार कीजिए। मित्र मेला, ठीक, तो मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बीडी सावरकर, इन्हीं को क्या बोला जाता है, बीडी सावरकर बोला जाता है। और यही थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना था, ठीक। एवं बाल कृष्ण चापेकर द्वारा 1899 में की गई। यह एक सार्वजनिक संस्था थी। यह संस्था मैजिनी की तरुण इटली की तर्ज पर बनी थी। और पूछ रहा है आपसे कौन से कथन सही नहीं है, यानी आप क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और सही से देखिए कि इसमें से कौन से सही नहीं है। तो ध्यान देना, इसमें चापेकर बंधुओं का कोई रोल नहीं था, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला वाला कथन जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यह संस्था कैसी थी, सार्वजनिक नहीं थी बल्कि कैसी थी, गुप्त थी। ये डेट सही है 1899, इसलिए आपसे पूछा कि कौन से क्वेश्चन जो कथन हैं वो सही नहीं हैं, तो 1 और 2 सही नहीं है, इस चीज को याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, बीडी सावरकर और जीडी सावरकर विनायक दामोदर हैं और गणेश दामोदर हैं, दो लोगों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आज और कथन कारण का है। श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया। वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। यानी कि आप देखें, श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन लागू किया क्योंकि वे एक नारे के साथ में समस्त वर्गों के लोगों को क्या करना चाहती थी, संगठित करना चाहती थी। बिल्कुल सही, इसीलिए उन्होंने होम रूल का नारा दिया। तो आप देखते हैं तो यहां पर ये लगभग बिल्कुल फिट बैठता है, लगभग नहीं 100% बैठता है। तो ए आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अलग है मैडम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें लिखा हुआ है मैडम भीकाजी कामा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कथन दूसरा है, मैडम कामा ने दादा भाई नौरोजी की, किसकी, दादा भाई यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के निजी पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। मैडम कामा का जन्म पारसी माता पिता से हुआ था। और बोला इनमें से कौन से सही हैं, करिए विचार कीजिए। एनी बेसेंट को ये आई थी कब भारत को ये इनका आगमन भारत होता है कब, 1893। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत से एक तो जा रहे हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका मुकदमा लड़ने, कौन, गांधी जी, और दूसरा जाते हैं यहीं पर हमारे विवेकानंद जी कहाँ जा रहे होते हैं, शिकागो। और भारत कौन आ रही होती, एनी बेसेंट। यानी कि ये 1893 में भारत आती हैं और मद्रास में जाकर के क्या करती हैं, ये अडयार आश्रम की स्थापना करती हैं। और कहीं ना कहीं जो होम रूल लीग आंदोलन ये चलाती हैं उसका हेड क्वार्टर भी इनके लिए कहाँ होता है, अडयार में ही होता है, ठीक। तो आप देखना, तो पहली बात ये गलत हो जाती है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों, वो जगह पेरिस नहीं थी बल्कि जर्मनी का स्टुटगार्ड एक शहर है, उसका नाम है स्टुटगार्ड। कहां पर,
जर्मनी। जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। तो आपके लिए आंसर होगा क्या, केवल 2 और 3 जो हैं क्या है, सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, किसकी बात हो रही है, कहां पर, अलीगढ़ में। एएमयू तो सबको पता होगी। जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना का संबंध किस जन आंदोलन से था? स्वदेशी, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। बताइए कहां से होगा? इनकी स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान हुई? तो ऐसा माना जाता है जब 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है तो उस समय बोला जाता है कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत बहुत सारे जो है विद्यार्थी अपने जो सरकारी विद्यालय जिनमें पढ़ रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब वो उनको छोड़ देंगे तो उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो यानी कि ये जो घटनाएं हुई थी ये कब हुई थी, ये असहयोग आंदोलन का परिणाम थी। ठीक, आइए 1921-22 में असहयोग आंदोलन के समय भारतीय जनता का अभूतपूर्व हलचल के दौर से गुजरी। हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश लिया। इस समय अलीगढ़ के जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। जामिया मिलिया बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गया, यानी आज जो जेएनयू और डीयू है उसी के बाद में क्या है, जामिया मिलिया है। बाद में कहाँ हो गया, ये दिल्ली स्थानांतरित हो गया। और वहीं आप देखते हैं तो 1875 में क्या बनता, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सिंगापुर विद्रोह की बात हो रही है जी, सिंगापुर में भी एक विद्रोह होता है। 5 फरवरी 1916 को पंजाबी मुसलमानों ने पांचवी लाइन इन्फेंट्री, लाइन नहीं है लाइट इन्फेंट्री है, 5वीं लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने सिंगापुर में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। सिंगापुर विद्रोह गदर आंदोलन से प्रभावित था, यानी कि सिंगापुर विद्रोह जो है किससे, गदर से। इसका नेतृत्व अब्दुल गनी एवं चिश्ती खान आदि ने किया था। और पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं, तो ध्यान देना ये डेट जो है यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, ये वाला कथन आपका गलत है, केवल दूसरा कथन आपका सही है। क्यों है, आइए डेट क्या है, 5 नहीं है, कितनी है, 15 फरवरी 1915 है। बस इस डेट को याद रखना है आपको कि जो है सिंगापुर आंदोलन होता है वो कब होता है, 15 फरवरी 1529। और गनी चिश्ती खान और अब्दुल गनी, इनको याद रखना। और एक याद रखना है आपको, लाला हरदयाल का कौन सा, गदर आंदोलन से ये प्रभावित था। इंडिया होम रूल सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में हुई। इसके संस्थापक व अध्यक्ष श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे, जबकि उपाध्यक्ष अब्दुल सुराहवर्दी थे। और कौन से कथन सही नहीं हैं? बात किसकी चल रही है, सबसे पहले ये देखना, इंडिया होम रूल सोसाइटी, क्योंकि क्रांतिकारियों ने ये निर्णय लिया था, उन्होंने कहा था कि लंदन में भी हमारा इस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसे रन किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ से जनता का और प्रशासकों का क्या मिल सके, हमें समर्थन मिल सके। तो इसके संदर्भ में आप देखते हैं, तो सबसे पहले बात करें कि कौन से सही नहीं है, तो ना तो एक ना ही दो, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं। ठीक, दोनों ही कथन सही हैं। यह भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था है, ये चीज याद रखना। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी संस्था अगर कोई है तो इंडिया होम रूल सोसाइटी। ठीक, विदेश आने वाले भारतीयों के ठहरने के लिए संस्था द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। और श्यामजी कृष्ण वर्मा और 1905 बंगाल विभाजन, चीजों को हिस्ट्री में एक दूसरे से जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वहां नहीं पहुंचेंगे आप। 15 दिया हुआ है, घटनाएं हुई और उनके कुछ जो है क्रम दिए हुए हैं। भारत रक्षा अधिनियम, बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, कमागाता मारू घटना और कर्जन वाइली की हत्या। तो इसमें एक चीज याद रखना
कर्जन वायली की हत्या जो होती है वो 1909 में सबसे पहले। तो ए का 4 आपको मिलना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक, ए का 4 मिल गया। फिर उसके बाद में देखते हैं कमागाता मारू, ये एक शिप था जो कनाडा के तट पे गया था। ब्रिटिशर्स ने भारतीय मजदूरों को वहां पर उतरने नहीं दिया और इसमें ज़्यादातर गिरमिटिया मजदूर या कुछ भी कह लिए तो कनाडा में जो पंजाबी या सिख समुदाय के हमारे भाई रह रहे हैं उन्हीं से संबंधित था। एक पूरा जहाज था ये जिसे वापस भारत लौटना पड़ा था, तो वो घटना कहलाती है। ये घटना होती है आपकी कब, ये घटना हो जाती है 1914, यानी बी का 1 होना चाहिए। तो बी का 1 इसमें नहीं है, तो एलिमिनेशन मेथड द्वारा हम इसे भी काट देते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, बी। ठीक, आइए मैच कर लीजिए बिल्कुल कूल माइंड से। ये देख लीजिए, कर्जन वायली की हत्या 1909, कामागाता मारू की घटना 1914, भारत रक्षा अधिनियम 1915 आता, वर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस ये भी कब होती है, ये 1915 में होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडी कुमार ने लंदन में इंडिया हाउस की तर्ज पर वैंकूवर में एक स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की। यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना अमेरिका के सिएटल में किया गया। और बोला कौन सा कथन जो है वो कैसे है, सही है। यानी कि यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ, अमेरिका के सिएटल, और इसको क्या दे रहे हैं, वैंकूवर। ठीक, तो ध्यान देना आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। वो क्यों होगा, वो सिर्फ, हाँ सॉरी, दोनों कथन कैसे हैं, सत्य हैं। दोनों ही कैसे हैं, सही हैं। गदर पार्टी एक साप्ताहिक समाचार पत्र द गदर के आसपास सैन फ्रांसिस्को में अपने मुख्यालय के साथ आयोजित एक क्रांतिकारी समूह। जीडी कुमार ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना पर वैंकूवर में एक स्वदेश सेवक गृह की स्थापना। स्वदेश सेवक तारकनाथ दास आदि भी शामिल थे। एक समाचार पत्र शुरू किया जिसमें सामाजिक सुधार की वकालत की, साथ ही भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं, और भी है। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा क्या है, सत्य है। 30 दिसंबर 1906 को भारतीय मुस्लिम लीग का विधिवत उद्घाटन हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। लीग का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना को बढ़ाना था। यथासंभव मुसलमान एवं अन्य भारतीय संप्रदायों को भी सद्भावना को भी बढ़ाना था। कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 सभी क्या है, सत्य हैं। ठीक, सभी स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट हैं। भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति को बढ़ाना, यदि सरकार के किन्हीं विचारों के विषय में कोई गलत धारणा उठे तो उसे दूर करना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना, उनकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को मर्यादापूर्ण शब्दों में सरकार के सम्मुख रखना। उद्देश्य 1 और 2 ध्यान में रखते हुए यथासंभव मुसलमानों को अन्य भारतीय संप्रदायों के बीच सद्भाव बढ़ाना। इस प्रकार आरंभ से ही मुस्लिम लीग एक सांप्रदायिक सभा थी जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों का राजनीतिक एवं अन्य हितों की रक्षा करना था। इसका यह स्वरूप 1947 तक बना रहा। और ऐसा किसने कहा है, B.L. ग्रोवर, जो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा है। ठीक, आगे आते हैं। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1939 में कांग्रेस ने जब युद्ध के प्रश्न पर त्यागपत्र दे दिया तो लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। 1937 के चुनाव में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों पंजाब, बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग को अन्य मुस्लिम दलों ने पछाड़ दिया। और बोला कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा वाला कथन सही नहीं है। क्यों, मुस्लिम लीग आगे थी। अरे नहीं, सॉरी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं, यानी दोनों ही जो है। सबसे पहले देखें 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन पहले चुनाव 1937 में हुए और इसी को अंतरिम सरकार बोलते हैं। मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़े और उसमें थोड़ी सी सफलता मिली। मुसलमानों के 485 आरक्षित स्थानों में से उसे कितने मिले, 110 मिले। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों जैसे पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बंगाल, सिंध में भी उसे अन्य मुस्लिम दलों ने क्या किया, पछाड़ दिया। कांग्रेस ने बंबई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया
उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में वह सबसे बड़े दलों के रूप में उभरी। यानी कि आप देखते हैं तो ये आपके लिए जो पॉइंट हैं वो नोट आउट हैं, क्योंकि ऊपर दी गई दोनों ही बातें कैसी थी, सत्य थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, 44 मंथ इन जर्मनी एंड तुर्की। एक बुक है जिसका टाइटल है, एक बुक है ये जिसका टाइटल है 44 यानी 44 मंथ इन जर्मनी एंड तुर्की। कितने? 44। और बोला कौन से भारतीय क्रांतिकारी की ये पुस्तक है, यानी कि 44 मंथ ये किसने लिखी थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, एनी बेसेंट, राजा महेंद्र प्रताप, जो अफगानिस्तान काबुल में अपनी एक सरकार बनाते हैं स्वतंत्र। बोले क्या कहते हैं आप? लाला हरदयाल, महेंद्र प्रताप नहीं है, एनी बेसेंट नहीं, सोहन सिंह भाकना क्या जर्मनी में गए थे या तुर्की में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? नहीं, ये भी नहीं है। ये बुक लिखी हुई है किसने? लाला हरदयाल ने। हाँ, स्टेटमेंट है और कारण है। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1907 में विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। कारण? क्योंकि कर्जन वाइली ने भारतीय युवाओं को काले पानी एवं फांसी की क्रूर सजाओं की अनुशंसा की थी। ये बिल्कुल सही है कारण, इसीलिए गोली मार दी थी। और गोली जो मार दी थी मदनलाल ढींगरा ने ही मारी थी, ये बात भी सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां आ गई, अभी अभी आपने देखा कर्जन वाइली की हत्या जो होती है वो कब होती है? 1909 में होती है, ना कि 1907 में। इसलिए पहला कथन क्या हो जाता है? गलत। तो ए कैसा हो जाएगा? असत्य, और आर कैसा हो जाएगा? सत्य। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, एक लीग की बात चल रही है आपसे, बात चल रही है किसकी? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के संदर्भ में, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का गठन 1907 में वैंकूवर में हुआ। लीग की स्थापना पांडुरंग खान कोजे के साथ तारकनाथ दास ने की थी। तारकनाथ दास ने अंग्रेजी और गुरुमुखी संस्करण में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था। और पूछा है आपसे कौन से कथन सही है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को पढ़ने में थोड़ा समय लगता है और फिर आपको क्या करना होगा? एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस के बाद में आप क्या करेंगे? इसमें कुछ चीज़ें अगर आपको जो लगती हैं, जो आपके माइंड से स्लैप हो रही हैं, तो उनको एक नोट डाउन कीजिए। और खास करके जो व्याख्या में दी हुई एक्सप्लेनेशन है, उससे भी चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिए। तो कहिए क्या कहते हैं आप? तो सबसे पहली बात तो है कि वैंकूवर में नहीं थी। पहला वाला क्या हो जाता? गलत हो जाता है। इसलिए केवल 2 और 3 जो है वो सही है। आइए, हाँ, कब है, कहाँ पर है ये एक जगह है अमेरिका की। कहाँ पे की थी? कैलिफोर्निया। ठीक। रास बिहारी बोस ने ब्रिटिशों को औपनिवेशिक शासन को हटाने के लिए 1942 में जापान के टोक्यो में एक और इंडियन इंडिपेंडेंट की लीग की स्थापना की थी। ध्यान देना, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग किसने? 1942 में। कहाँ हो रही है? जापान में। और कौन कर रहा है? रास बिहारी बोस। सर्कुलर ए आज़ादी एक उर्दू भाषा का प्रकाशन था जिसने ब्रिटिश राज की आलोचना की थी। कि संपादक कौन थे? बताइए जी। एक न्यूज़पेपर की बात हो रही है, और न्यूज़पेपर कौन सा है? सर्कुलर ए आज़ादी। और किस लैंग्वेज का था ये? उर्दू भाषा का था। इसका किसने प्रकाशन किया था? हु विल बी पब्लिश्ड दैट? श्यामजी कृष्ण वर्मा? नहीं। सोहन सिंह भाकना? नहीं। लाला हरदयाल? नहीं। फिर रह कौन गया? रामनाथ पुरी। रामनाथ पुरी पर्चे सर्कुलर आज़ादी के संस्थापक थे। सर्कुलर ए आज़ादी वैंकूवर कनाडा से निकाला गया था। ये चीज़ जरूर याद रखना है। क्या? कहाँ से? वैंकूवर कनाडा से निकाला है। वह एक भारतीय अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 1881 में 21 सितंबर को हुआ था। चलिए खैर, ये तो कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ, उन्होंने 1907 और 1908 के बीच सर्कुलर आज़ादी के 3 मुद्दों को जारी किया। वहां उन्होंने ब्रिटिश शासन और राजनीतिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को और ऑकलैंड
ध्यान देना, क्या, सैन फ्रांसिस्को और ऑकलैंड में पत्रिका के अपने मुद्दे प्रकाशित किए जो लिथोग्राफी में छपा था। यानी सर्कुलर ए आज़ादी उर्दू का जो समाचार पत्र था वो किसमें था, तो वो कौन सा था, वो लिथोग्राफी में छपा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोहन सिंह भाकना ने 1913 में हिंद एसोसिएशन अमेरिका की स्थापना की। गदर का पहला अंक पंजाबी में निकाला गया था। गदर समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में किया जाता था। वेरी गुड। लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन से संबंधित एक गदर समाचार पत्र की बात हो रही है। सोहन सिंह भाकना ने 1913 में हिंद एसोसिएशन अमेरिका की स्थापना की। पहली बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं गदर का पहला अंक पंजाबी में निकला, ये बात गलत हो जाती है। प्रकाशन अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी, यानी कि इसका प्रकाशन 4 भाषाओं में होता है। गदर जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन 4 भाषाओं में होता है। तो तीसरी बात भी आपकी सही है। इस प्रकार आप देखोगे तो आपके उत्तर सही होते हैं, पहला वाला यानी 1 और कौन सा 3, और 1 और 3 आपको मिल जाते हैं पहले में ही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने जापान के सहयोग से काबुल में दिसंबर 1915 में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार के प्रधानमंत्री राजा महेंद्र प्रताप थे एवं बरकतुल्लाह भी इस सरकार के विशिष्ट सदस्य थे। और कौन से कथन क्या है, सही है। किसकी बात हो रही है, राजा महेंद्र प्रताप की, जापान के सहयोग से, और कहां पे, काबुल में, और कब, दिसंबर 1915 में। और प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं, राजा महेंद्र प्रताप, और पूछ रहा है सही है। बोलिए क्या सही होना चाहिए इसमें से आपके अकॉर्डिंग। अगर थोड़ा भी अध्ययन किया है आपने, अगर यहाँ पे कभी गए हैं तो बताइए आप, ध्यान देना। ये दोनों ही बातें गलत हैं, ना तो 1 और ना ही 2। सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ जापान गलत है और यहाँ पर प्रधानमंत्री, बस। और बात की सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा मिस्टेक है, वही ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से, ठीक, और बरकतुल्लाह क्या थे, प्रधानमंत्री थे। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। भारत माता और सोशियोलॉजिक, युगांतर और फ्री हिंदुस्तान, ये किस किस ने जो है लिखे, ठीक, ये न्यूज़पेपर हैं, जो पत्र हैं वो जारी किए गए, और इसमें किस किस के द्वारा कौन कौन से होंगे, क्या आंसर होगा, आप मिलाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना खुद का तर्क लगाइए कि क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले देखें, भारत माता अजीत के द्वारा लिखा गया, यानी कि ए का डी का 4 होगा। लिखे हुए बिल्कुल, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, युगांतर श्यामजी कृष्ण वर्मा, सोशोलॉजिक भूपेंद्र नाथ दत्त, और भारत माता, आप देखें, ये देखिए, नोट डाउन कर लें इनको। फ्री हिंदुस्तान कौन निकालता है, और ये इसको निकालते हैं। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त का है, और श्यामजी कृष्ण वर्मा जो निकालते हैं लंदन से, इंडिया हाउस से, वो कौन सा निकलता है, सोशियोलॉजिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। मुस्लिम लीग का कांग्रेस के नजदीक आने के कारणों में से एक 1911 में इटली द्वारा त्रिपोली, यानी इटली द्वारा त्रिपोली को लेने के लिए तुर्की पर आक्रमण था, ठीक। और लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ समझौता था। लखनऊ अधिवेशन होता है कब, 1916 में, ठीक। और इसी में बाल गंगाधर तिलक, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। और इसी आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। और आपसे पूछा है कि सही कथन का चयन करें। अब जब आप सही कथन का चयन करेंगे तो उपरोक्त तो बातें दोनों ही सही हैं, 1 और 2 दोनों, ठीक।
इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ था। लीग और कांग्रेस में यद्यपि शुरू से ही मतभेद थे, परंतु इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे कांग्रेस और लीग एक दूसरे के करीब आ गए। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी, जो कि उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के कांग्रेस के नजदीक आने के निम्नलिखित कारण थे। 1911 में इटली ने त्रिपोली को लेने के लिए तुर्की पर आक्रमण किया। 1912 और 13 में बाल्कन युद्ध में भी तुर्की की स्थिति खराब हो गई, और तुर्की का था खलीफा, जिसे संपूर्ण विश्व के मुस्लिम अपना क्या मानते थे, खलीफा। होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। किसकी बात हो रही है जी? होम रूल लीग आंदोलन। भारत में इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने गांधी जी को भी होम रूल लीग के संस्थापकों में शामिल करना चाहा था, परंतु गांधी जी युद्ध के दौरान किसी ऐसे आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। और आपसे पूछ रहा है क्या चुनना है आपको? सत्य कथन चुनना है। विचार कीजिए, की पॉइंट्स निकालिए। ठीक, पहली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही इस आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे, मुख्य। क्योंकि एनी बेसेंट का अलग था साउथ इंडिया में, और महाराष्ट्र में, संपूर्ण महाराष्ट्र और कुछ हिस्से थे वो किसके थे? वो बाल गंगाधर तिलक के थे। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हो कि बाल गंगाधर तिलक ने, नहीं, इन्होंने नहीं, किसने? एनी बेसेंट ने गांधी जी को होम रूल में शामिल करना चाहता है। इसलिए सेकंड वाला जो विकल्प है वो कैसा हो जाता है आपका? गलत है। पहला वाला सही है, तो केवल एक सही है। ठीक, आइए होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। फिर बात हो रही है किसकी? होम रूल की। बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। आइए, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1 सितंबर 1916 1 सितंबर 1916 को हुई थी। एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुई थी। यानी दोनों की डेटें दी हुई कि पहले किसने प्रारंभ किया। यहां पे प्रश्न जो बनता है वो बस डायलेमा वाली कंडीशन यही है, यदि आपको पता है कि होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया तो बाल गंगाधर तिलक उसमें शामिल हुए, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया तब उसमें एनी बेसेंट शामिल हुई। तो ध्यान देना यहाँ पे आप बिल्कुल, कि एक बात तो यहाँ से स्पष्ट है कि सबसे पहले प्रारंभ जो किया है वो किसने किया है? तिलक जी ने प्रारंभ किया है। यानी कि ये आंदोलन सबसे पहले कौन प्रारंभ करते हैं? तिलक जी प्रारंभ करते हैं। और कब करते हैं? ये करते हैं 28 अप्रैल 28/4/1916। फिर एनी बेसेंट, यानी बेसेंट जो प्रारंभ करती हैं वो प्रारंभ करती हैं आपका 1/9 और 1916। यानी कि दोनों में क्या बन गया? इस तरीके से इन दोनों को आपस में पलट दो, उत्तर सही है। और आपसे पूछा सही कथन का चयन करें, तो सही कथन के चयन के लिए अगर आप जाएंगे तो दोनों में से कोई नहीं, यानी आंसर होगा हमारा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, हाँ। 1916 में होम रूल आंदोलन के परिणाम स्वरूप अगस्त 1917 में मोंटेग्यू, हाँ ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड है, मोंटेग्यू घोषणा की गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक 28 मई 1919 को हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी ब्रिटेन में जो लोकसभा उसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, ठीक, में प्रस्तुत किया गया। और बोले निम्नलिखित कथनों में सही का आपको चयन करना है। बोलिए, 1916 में होम रूल आंदोलन होता है, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल सही है। इसका परिणाम यानी नतीजा क्या होता है? तो अगस्त 1917 में क्या होती है? मोंटेग्यू घोषणा। जैसे 1919 में आप देखेंगे चेम्सफोर्ड सुधार आएंगे। विचार करोगे तो पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। आंसर होगा 1, 2 और दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन कारण का है। ठीक, आइए।
1915 तक नरमपंथियों की आक्रामकता में कमी आ गई थी, क्योंकि कट्टरपंथी नरमपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो चुकी थी। सोचिए क्या होगा। सबसे बड़ी बात होती है आपका 25% कंसंट्रेशन होना चाहिए क्वेश्चन की एग्जैक्ट लाइन को पढ़ने के लिए। फिर जो कथन देते हैं, जो फैक्ट देते हैं, उस पर और ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्या नरमपंथी जो हैं आक्रामक हो सकते हैं? ये बात तो सही है, नरमपंथी आक्रामक हो सकते हैं। आक्रामक कौन थे? गरमपंथी। उनका मानना था कि पहले लात फिर बात, और नरमपंथियों का पहले बात और तब अगर ना बनी व्यवस्था तो लात। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आप स्पष्ट पाओगे कि पहला वाला कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। दूसरा आपका सही है। क्यों? ये असत्य है परंतु आर सत्य है। नहीं नहीं नहीं, दोनों ही कथन सही हैं। नरमपंथी व गरमपंथी मिलकर पुनः एक हो गए, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। दोनों पुनर्मिलन के कारण 1915 में कट्टरपंथी नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए गरमपंथियों में, इसलिए नरमपंथियों की आक्रामकता में कमी आ गई थी। नरमपंथी गरमपंथी कैसे मिला दिया इसको। चलिए 31 कह रहा है मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल किसके नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिला था? सलीमुल्लाह, बकरुल मुल्क, आगा खां, नवाब मोहसिन। ये मिले कब थे? ये 1909 में। और 1909 में ही आते हैं क्या? मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन की क्या की थी? डिमांड की थी। और मुस्लिम लीग के उस समय आप देखें तो 1909 में अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये वही है 1909 के मिंटो मार्ले सुधार जिनको बोलते हैं, जो भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोने जो प्रारंभ होते हैं वो यहीं से होते हैं। तो ध्यान देना, इस समय कौन थे? आगा खां। क्या होगा आंसर इसका? आगा खां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय लॉर्ड मिंटो और भारत सचिव जॉन मार्ले उदारवादियों मुसलमानों द्वारा प्रस्तुत कुछ सुधारों को सहमत हुए थे। पहली बात बिल्कुल सही है। सुधारों का यह दस्तावेज भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में शामिल कर दिया गया। दूसरी बात भी सही है। पूछ रहा है आपसे सही कौन है? नो डाउट 1 और 2 दोनों सही। 33 राजद्रोह रक्षा सभा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1900 क्या 1907 में पारित हुआ था? नहीं हुआ था। करजन बाइली की हत्या के समय नहीं हुआ था। 1908 में नहीं हुआ था। ये कब होता है? ये 1911 में होता है। कब है ये? 1911 है जी। इस अधिनियम के विरुद्ध सभा करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इसी के तहत लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह, दो लोग गिरफ्तार होते हैं, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, जिन्होंने भारत माता का संपादन करते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी नहीं हैं, यानी कि किसे फांसी नहीं हुई थी? अमरचंद, अवध बिहारी, रास बिहारी बोस, बसंत कुमार विश्वास। दिल्ली षड्यंत्र कब होता है? दिल्ली षड्यंत्र वही है आपका जो होता है 1912। 1911 में दिल्ली राजधानी बनती है, बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है, और यहाँ पूछा गया है कि फांसी नहीं हुई थी, फरार हो गए थे जी। कौन? रास बिहारी बोस। और ये 3 को क्या मिली थी? फांसी मिली थी। और फांसी हुई किसको नहीं? रास बिहारी बोस को। इसलिए आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूची दी है। सूरत विभाजन, अहरार आंदोलन, दिल्ली दरबार और होर्डिंग बम कांड। सबसे पहले देखें तो जो वनडे लेवल एसएससी की तैयारी करते हैं कैंडिडेट, उनको भी पता होगा कि दिल्ली दरबार होता है कब? 1911 में, जब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है।
अहरार आंदोलन जो है वो 1907 में होता है। इस पूरे असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन ही अहरार आंदोलन था। सूरत विभाजन सभी जानते हैं कि ये कब होता है, 1907 में होता है। ठीक, सॉरी, अहरार आंदोलन जो है 1906 है। यानी कि कांग्रेस का जो सूरत विभाजन है वो कब है, 1907 है। यानी कि एक का क्या होगा, 3 हो जाएगा। दिल्ली दरबार जो होता है वो कब होता है, 1911 में होता है, तो सी का 1 हो जाएगा। होर्डिंग बम कांड ये 1912 में होता है। और आप देखते हैं अहरार आंदोलन, ठीक, तो ये 1906 में होता है। यानी आप देख लें तो कुल मिलाकर के सबसे पहली घटना ए का 3 और सी का 1, तो ए का 3 और सी का 1 केवल एक में ही मिल रहा है आपको। ठीक, चलिए देख लीजिए, ये डेट्स दी हुई हैं, विचार कर लीजिए इन पे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा वृद्धि और मुसलमानों में राजनीतिक अधिकारों का विस्तार करना था। 1908 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। और पूछ रहा है कौन से कथन सही हैं। पृथक निर्वाचन मंडल इन्होंने कब माना, जब ये लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, किसकी अध्यक्षता में, यानी आगा खां के नेतृत्व में मिलते हैं। यहीं से सांप्रदायिकता प्रारंभ होती है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा वाला गलत हो जाता है क्योंकि लाहौर अधिवेशन नहीं है, वो सही केवल एक होगा। क्यों, क्योंकि वो अधिवेशन लाहौर नहीं है, वो 1906 है। ठीक, 1906 है। सलीम उल्लाह के नेतृत्व में ढाका में अखिल भारतीय, हाँ आइए, 1908 में लीग के अमृतसर, लाहौर नहीं है, अधिवेशन कहाँ पे, अमृतसर है। पहले गौर से देखें, 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। लीग की स्थापना 3 उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई। पहला, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को बढ़ाना। दूसरा, मुसलमान के राजनीतिक अधिकारों का विस्तार करना, उनकी रक्षा करना। तथा तीसरा, लीग के अन्य उद्देश्यों में दुष्प्रभावित किए बिना अन्य संप्रदायों के प्रति असहिष्णुता एवं कटुता की भावना के प्रसार को रोकना। 1908 में लीग का अधिवेशन होता है अमृतसर में। तब वहां पर सबसे पहले वो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसका परिणाम 1909 के मिंटो मार्ले सुधार थे। मार्ले मिंटो सुधार थे। आइए, एक तो ये, और दूसरा रखेंगे कौन सा, 1908 लीग का अमृतसर अधिवेशन। और मुस्लिम की स्थापना 1900। सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी समय बंगाल विभाजन रद्द कर बंगाल प्रांत का पुनर्गठन किया गया। सिलहट को अलग कर बंगाल में शामिल कर दिया गया और असम नए प्रांत के रूप में गठित हुआ। भारत की राजधानी को दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और कौन से कथन सही है, विचार कीजिए सही से, गौर से। आप पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, पहले भी हम कर चुके हैं एक बार, देखिए कौन सा सही होगा। तो ध्यान देना, इनमें जो एक बात जो है वो है गलत। वो कौन सी है, सिलहट। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सभी सही हो नहीं सकते क्योंकि 3 गलत है। आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों के आकार, उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। और बात किसकी हो रही है, भारत परिषद अधिनियम कब, 1909। निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। और पूछ रहा है कौन सा इनमें से एक सत्य नहीं है। तो ध्यान देना, ये प्रत्यक्ष नहीं थे। ये कैसे चुने गए थे, ये अप्रत्यक्ष थे। ठीक, तो ये प्रश्न यहां से सॉल्व होता है आपका। 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1908 में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा अहरार आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब की बात कर रहे हो जी, 1908 की। और कौन सा, अहरार। यानी कि पहला प्रश्न ही क्या हो गया, ये गलत, क्योंकि ये क्या है, 1906 है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम जनता को जागरूक कर राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने से रोकना था। और कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि केवल एक, यानी कि केवल एक पहला वाला कथन जो है वो सही नहीं है।
दोनों ही सही नहीं है, ठीक, दोनों ही गलत हैं। कथन कारण का क्वेश्चन है, 1909 के अधिनियम अनुसार प्रांतीय विधानसभा में सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक थी क्योंकि प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया था। प्रांतीय विधानसभा में, तो ध्यान देना 1909 का जो मार्ले मिंटू सुधार है, प्रांतीय विधानसभा नहीं, क्या होगा, विधान परिषद होगा, इसलिए पहला वाला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और दूसरा हमेशा सही है। तो ए असत्य है, आर सत्य है, ठीक। मॉन्टेग्यू घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। गर्मपंथियों ने इस घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। किसने? गर्मपंथियों ने। ऐसा हो सकता क्या? इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जो आया था, तो क्या कह रहे हैं, 20 अगस्त 1917 को। और किसकी बात हो रही है? गर्मपंथियों की। तो गर्मपंथी, ध्यान देना, गर्मपंथी कभी भी इसको भारत का मैग्ना कार्टा नहीं कह सकते, इसलिए पहला वाला कथन गलत होता है, दूसरा सही है। और पूछ रहा सही का चयन करें तो कौन सा होगा? केवल 2 होगा, ठीक। आइए, भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा में कहा कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। इस घोषणा को स्वीकार करने और न करने को लेकर कांग्रेस ने अंदर एक बार फिर से मतभेद प्रारंभ हो गया। नरमपंथियों ने इस घोषणा को क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। किसने कहा था? नरमपंथियों ने, ना कि गर्मपंथियों ने, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तिलक के होम रूल का स्वरूप अखिल भारतीय स्तर का था। बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का नाम इंडियन होम रूल लीग रखा था, ठीक। तो ध्यान देना, और क्या है, कौन से कथन? सही कथन का चयन करना है। और होम रूल लीग आंदोलन से आज लगभग आपने 5 प्रश्न किए, और मैं समझता हूं अगर स्टडी किए होंगे तो आपको बहुत डेप्थ में जाना होगा इसके लिए। ध्यान देना, यानी कि सही इनमें से कोई नहीं। क्यों? तिलक के होम रूल का अखिल भारतीय नहीं था, किसका था? एनी बेसेंट का। और इंडियन होम रूल लीग नाम रखा था किसने? तिलक जी ने। होम रूल लीग का स्वरूप क्षेत्रीय और बेसेंट के का अखिल भारतीय था। तिलक के होम रूल लीग के अपने अलग करने के लिए बेसेंट ने अपने होम रूल लीग का नाम इंडियन होम रूल रखा था। तिलक का होम रूल लीग महाराष्ट्र होम रूल लीग कहलाता था। तिलक की लीग का प्रसार क्षेत्र कर्नाटक, संपूर्ण महाराष्ट्र, यानी कहां कहां पर है? संपूर्ण महाराष्ट्र, मध्य प्रांत तथा बरार था। तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में था। और कौन से कथन सही हैं? तो केवल और केवल दूसरा सही है, पहला गलत है क्योंकि मुंबई उसमें शामिल नहीं था। आइए, तिलक की लीग का प्रसार क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, किसको छोड़ के? मुंबई। उसमें क्या लिखा था? संपूर्ण महाराष्ट्र। शेष भारत था जिसमें मुंबई भी शामिल था। एनी बेसेंट महाराष्ट्र की मुंबई शाखा को संभालने की जिम्मेदारी मोहम्मद अली जिन्ना को सौंपी गई थी। तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय पुणे, और जबकि बेसेंट का कहां था? अड्यार। बाल गंगा तिलक ने कहा था कि मैं भारत में बेतालिक का कार्य कर रहा हूं। महात्मा गांधी ने एनी बेसेंट को वसंत देवी की उपाधि दी थी। यानी कि जैसे आप देखते हैं गांधी जी को किसी ने राष्ट्रपिता, किसी ने बापू, किसी ने अदनग फकीर, ऐसे ही गांधी जी वो रविन्द्रनाथ टैगोर को किसी ने गुरुदेव, राष्ट्र प्रहरी, इस प्रकार से। तो एनी बेसेंट को क्या उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने? गांधी जी ने इनको किसकी दी थी? बसंत देवी की उपाधि दी थी। ये कथन बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मैं बेतालिक का कार्य कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। तो आंसर क्या होगा? केवल दूसरा सही है। देखो किसने कहा था? सोए हुए नौजवानों की जागृति के लिए एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं बेताल देश का तूफानी दौरा किया है। उन्होंने कहा मैं भारत में बेतालिक, ताल बेताल, वैतालिक का कार्य कर रही हूं। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि मैं एक भारतीय ढोल हूं जिसका उद्देश्य भारत के सोने वाले
सोने वालों को जगाकर उन्हें मातृभूमि की सेवा में लगाना है। महात्मा गांधी ने एनी बेसेंट को वसंत देवी की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूछ रहा है इन समितियों, अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, गदर पार्टी, अभिनव भारती, अभिनव भारत, इनको क्या लगाना है? आपको सिस्टम से लगाना है। कौन सा आंसर होगा इसमें आपका अकॉर्डिंग? आप गदर को तो पता ही है कि गदर पार्टी 1913 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुशीलन समिति सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन जो है गुप्त संगठन था ये। युगांतर आप देख ही चुके हैं। अभिनव भारत सबसे लास्ट में है। आइए, डी है, यानी कि 4 2 1 3। घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है, अभिनव भारत 1904 है, युगांतर 1906 है, अनुशीलन समिति 1907 है और गदर पार्टी 1913 है। महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का चुनाव करें। गांधी जी के पितामह उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के राजा के दरबार के दीवान के पद पर कार्यरत थे। महात्मा गांधी को काबा गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी इनके जो दादा थे उनका नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी। वो राजा, पोरबंदर के राजा के दरबार में दीवान के पद पर कार्यरत थे, ठीक है। महात्मा गांधी को कावा गांधी के नाम से नहीं, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते हैं हम? सीमांत गांधी। नेल्सन मंडेला को ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर को अश्वेत गांधी। इसी प्रकार से आप देखते हो तो दूसरा वाला कथन गलत है, क्योंकि काबा गांधी के नाम से इनका एक सहयोगी था, उसे जाना जाता था। यानी कि कथन जो सही है वो ये वाला है, पहला। क्यों है? आइए, गांधी जी के पितामह उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के राजा के दरबार में दीवान पद पर थे। उत्तम चंद के बाद उनके पुत्र करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान बने। करमचंद गांधी को ही कावा गांधी के नाम से जाना जाता था, इसलिए गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद, क्योंकि करमचंद इनके क्या थे? पिता। कानू गांधी गांधी जी के व्यक्तिगत स्टाफ में से एक थे। इसकी बात हो रही है जी, कानू गांधी, सुने हो कभी? सही है। कानू गांधी को महात्मा गांधी के हनुमान की उपाधि दी जाती थी। क्या ये बात सही है? ये बात भी सही है। अगर पूछा है सही तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 1938 से लेकर गांधी जी की हत्या तक के कई महत्वपूर्ण क्षणों को रिकॉर्ड किया। प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला ने उन्हें कैमरे व रील खरीदने के लिए पैसे दिए थे। कानू गांधी को महात्मा गांधी के हनुमान कहा जाता है। 48 है, गांधी जी ने पहली बार 1901 में गीता का अध्ययन किया। उन्होंने भगवत गीता को आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहा। तो ध्यान देना, ये बात बिल्कुल सही है, दूसरी वाली सही है। 1901 नहीं है, गांधी जी ने गीता का अध्ययन 1901 में नहीं किया। कब किया? अब आते हैं, ठीक। गांधी जी ने 1889 में गीता का अध्ययन किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1893 में गांधी जी SS तिलस्ना नामक जहाज से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। दक्षिण अफ्रीका में के नटाल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने वाले कौन से? चौथे। और 1893 में मैंने कहा था वो विवेकानंद शिकागो गए थे, जहां पर उन्होंने धर्म सभा को संबोधित किया। और गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे के सिलसिले में गए थे। दादा अब्दुल्ला का एक मुकदमा था कोर्ट में फंसा हुआ, और नटाल हाई कोर्ट में पंजीकृत होने वाले ये कैसे थे? फर्स्ट इंडियन थे। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका कैसा हो जाता? गलत हो जाता, दूसरा वाला सही है। यानी कि आप देखेंगे 1893 में अप्रैल महीने में गांधी जी SS तिलस्ना नामक जहाज से दक्षिण अफ्रीका गए थे। अफ्रीका के नटाल उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत रजिस्टर्ड होने वाले ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गिरमिटिया मजदूरों के मामलों को भी उठाया। गिरमिटिया मजदूर यही वही होते थे जिनसे एडवांस में साइन करवा लिए जाते थे, कुछ एडवांस देके, जैसे आज भट्टे के मजदूर हैं। इस आंदोलन की प्रेरणा मद्रासी गिरमिटिया मजदूर बाल सुंदरम के दुख को देखकर हुई। क्योंकि अगर लगाएंगे तो ये फिट नहीं बैठेगा, आंसर होगा ये, A और B दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या जो है वो स्पष्ट नहीं है, ठीक। तो आज हमारा 56th का कंप्लीट हो गया। अगले टेस्ट में आपको हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।